और अब अगले दिन डोक्सा और उसकी टोली को हम देखते हैं वेरोनिका कैस्टल के अंदर और अपनी क्लियर कंडीशन को वो देखते हैं तो उनका मिशन अब बन चुका था इन बीच में स्पेशीज की साइड से लड़ना, ऐसे लैंड को डिजास्टर से बचाने के लिए। और लीची उसकी बात सुनकर कहती है कि क्या डोक्सा ने बता रहा था कि उन्हें तब तक वेरोनिका कैस्टल को डिफेंड करना होगा जब तक इस सिनेरियो का पीरियड खत्म नहीं होता। जिस बात पर हाँ करता डोक्सा से बताता है कि ये लीजिए का मिशन है क्योंकि अब उनका सिनेरियो अपडेट हो चुका था और अब बाकी सभी गोंग पिल्डो की मदद करेंगे वेरोनिका कैस्टल की रक्षा करने में। और साथ ही उनको वार्न भी करता है कि अगर पहले पार्टिसिपेंट या फिर सरपंच आता है तो उन्हें कभी भी सीधा जाकर उसका सामना नहीं करना, और चाहे उन्हें वेरोनिका को छोड़ना क्यों ना पड़ जाए उन्हें बस वहां से भागना था क्योंकि उससे लड़ना खतरा था। इसलिए वो उनसे उन्हें वादा करने को कहता है, जिस बात पर ह्यून संगो से पूरी तरह से वादा करता है। और फिर वो डोक्सा से पूछता है कि क्या वो वहाँ पर अकेला जाने वाला था, जिस पे मना करता डोक्सा बताता है कि नहीं, वो अकेला नहीं जाएगा बल्कि उसके साथ दो साथी थे जो और कोई नहीं बल्कि आसुका रैन और हान सुयंग थे। और फिर टाइम पर हम उन्हें कैस्टल से बाहर आता देखते हैं और हान सुयंग डोक्सा से पूछती है कि आखिर वो यहाँ से कहाँ जाने वाले थे, जिस पर डोक्सा से बताता है कि वो ईस्टर्न रो की हुडू जोन में जाने वाले थे। जिस पर पीछे से चिल्लाती है आसुका रेनो से बताती है कि जापानीज लोगों ने तो पहले से उस जगह को अपना बना लिया था। जिस बात पर हाँ करता डोक्सा बताता है कि इसलिए तो वो आसुका को अपने साथ लेकर आया था। जिस बात पर आसुका पूछती है कि क्या डोक्सा इस पर यकीन करता था, जिस पर साफ मना करता वो बताता है कि वो तो बस उसकी जिंदगी बचाने का वापस से एहसान ले रहा था और ऐसा उसने आसुका को इसलिए बोला था क्योंकि ये तरीका आसान था किसी को समझाने का, वरना उल्टी मुल्टी उस पर यकीन की बातें बताना काफी सर दर्द हो गई। और मन ही मन बस सोच रहा था कि वहाँ पर जाने में उन्हें कम से कम भी 2 दिन लगेंगे और तेजी से जाए तो एक दिन तो काफी बेहतर होगा कि अगर इतने टाइम तक आसुका से सारी जानकारी दे दे। कि तभी हानसेन डोक्सा से पूछती है कि आखिर उनका प्लान क्या होने वाला था, क्या डोक्सा यहाँ से जाकर डिजास्टर्स के रूलर को ढूंढने वाला था। जिस बात पर हाँ करता वो बताता है कि क्योंकि अब सिनेरियो ऐसे शुरू हुआ था तो ये सिनेरियो तब तक खत्म नहीं होने वाला था जब तक वो मारा नहीं जाता, क्योंकि सिनेरियो को क्लियर करने की कंडीशन साफ लिखे थे कि उन्हें इस प्लेनेट में पेजमी के साइड से लड़ना था और हाई प्रोफाइल वाले डिजास्टर्स को हराना था, जिनमें से डोक्सा एक से ऑलरेडी मिल चुका था और दूसरा अभी भी बाकी था। जिस पर तभी आसुका रैन आखिर उससे पूछती है कि क्या डोक्सा कह रहा था कि वो जानता था कि आखिर इस वक्त का डिजास्टर्स का रूलर कौन था। जिस बात पर डोक्सा उल्टा उससे पूछता है नहीं है पर तुम्हें नहीं लगता कि ये बात तुम्हें हमें खुद बतानी चाहिए। जो बात सुनकर आसुका रैन अपने मन में ही सोच रही थी कि क्या वो इन लोगों पर यकीन कर सकते हैं और क्या वो उन्हें ये बात बता सकते हैं, और अगर बतानी भी है तो वो उन्हें ये बात कैसे बताए। कि उसे हिचकिचाता देखकर डोक्सा उससे खुद ही पूछ लेता है, तो क्या तुम बताओगे आखिर इज़ुमे हिरोके द रूलर ऑफ हंटेड योकाई आखिर डिजास्टर्स का रूलर कैसे बना। जो बात सुनकर आसुका एकदम हक्की बक्की हो जाती है कि आखिर डोक्सा ने इस बात का कैसे पता लगा लिया। और काफी कॉन्स्टलेशन भी डोक्सा के डिडक्शन और उसके फुर्तीले दिमाग से काफी खुश होकर उसे कोई स्पॉन्सर भी करते हैं, जो बाय द वे आप यहीं वजह कर सकते हैं सुपर थैंक्स या फिर क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके। एनीवेज तो रूलर ऑफ हंटेड योकाई इज़ुमे हिरोके वो बाद के रिग्रेशंस में यो जुंग्यो का सपोर्टर था और जापानीज साइड से वो एक काफी काबिल रूलर था। और आखिर उस बंदर ने एक डिजास्टर बना चूज क्यों किया, और ऐसी चीज बेस ऑफ सर्वाइवल में कभी भी अर्ली स्टेजेस में नहीं हुई थी। और इसलिए वो आसुका रैन से पूछता है, देखो अभी ये जानने का वक्त नहीं है कि मैं ये कैसे जान पाया, हमारे पास इन फालतू चीजों को बहसने का टाइम नहीं है। जिस बात पर फिर आसुका उसे बताते हैं कि इज़ुमे का वैसा बनना सिर्फ के सिर्फ उसी की गलती थी, क्योंकि उसने सभी को कहा था कि उन्हें बीच में इसको नहीं मारना था। और फिर हम टाइम पहले का सीन देखते हैं जब वो जापानीज लोग यहाँ पर पहुंचे थे, उनके सामने वो बीच में थे, पर अगर वो उन्हें मारते तो वो बिल्कुल वही कर्म करते जो धरती पर उनके साथ हो रहा था। पर ये बात उस स्नेक को पसंद नहीं आई। जिस बात को सुनकर उसने बताया कि इस डिजास्टर को पार करने का काफी एक आसान तरीका था, तो आखिर वो मुश्किल रास्ते को क्यों चले। और उसी के बाद उसने बीच में इसको मारना शुरू कर दिया और उसकी यह हरकतें देख आसुका रैन और इज़ुमे दोनों ही शौक हो गए और उस बंद यामामोतो की तरफ देखकर वो जान ही पा रहे थे कि वो बिल्कुल भी आम सा नहीं लग रहा था। जिस पर डोक्सा से पूछता है, तो क्या आसुका ने उन चीजों पर लिखा था कि बीच में इसको नहीं मारना है। जिस बात पर हाँ करती वो बताती है कि वैसा ही ओवरलोड ने उसका बिल्कुल उल्टा लिखकर फैला दिया और डोक्सा जानता था कि अगर वो डिजास्टर की साइड चूज करते तो इस सिनेरियो को क्लियर करना काफी आसान था। और हानसेन भी उसकी बातें सुनकर कहती है, इस वजह से तुम्हारी अपने साथियों के साथ लड़ाई हो गई। सच कहूँ तो तुम काफी ही अजीब हो कि अपने साथियों से ज्यादा तुम इन बीच में इसकी परवाह करते हो। और डोक्सा अपनी और वीका स्टेज को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से वो उसके ज्यादा थॉट्स नहीं पढ़ पाता। और खैर फिर वो बताती है कि अगर इज़ुमे एब्सोल्यूट थ्रोन की पावर का इस्तेमाल करता तो किसी की भी आपस में लड़ाई नहीं होती, पर एब्सोल्यूट थ्रोन की ताकत उन लोगों पर प्रॉपर्ली काम नहीं करती थी जो इस स्टेज में आकर पहले से डिजास्टर बन रखे थे। और इज़ुमे उस थ्रोन की ताकत से नफरत काफी करता था, पर यामामोतो को रोकने के लिए उसने उसका इस्तेमाल किया और उसे रोकने को कहा, पर यामामोतो उल्टा उसकी ओर हंसता हुआ देख रहा था और फिर बिल्कुल ना रुकता हुआ वो उन सभी बीच में इसको मारना जारी रखता है। और वहाँ पर आसुका ने वो देखी थी बेनिहाती मौत जो वो बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती थी। इस सिनेरियो में कंट्रीज का कोई भी कंसेप्ट नहीं था, चाहे कोरिया हो या फिर जापान, बल्कि इस जगह पर इस दुनिया में सिर्फ पेशमिस और डिजास्टर एग्जिस्ट करते थे। इसलिए एब्सोल्यूट थ्रोन का इस्तेमाल एकदम बेफालतू सा था और इन फैक्शंस को कंट्रोल कर पाने के
लिए ए के पास इनका लीडर बनने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए इजुमी ने फैसला लेकर उन्हें बताया कि वो डिजास्टर्स का रूलर बनेगा। जो सारी बात अब आसुका उन्हें बता देती है, जो सुनकर डोक्सा से पूछता है कि क्या डिजास्टर बनने के लिए इजुमी ने भी पेजमे को मारा था, जिस बात पर वो हाँ करते हैं। और डोक्सा से पूछता है कि क्या फिर वो करने के बाद इजुमी की कमांडर पर काम कर पाए, क्योंकि वो भी फिर डिजास्टर का रूलर बन गया होगा। पर आसुका बताती है कि वो करने के बाद अचानक ही इजुमी के शरीर में कुछ होने लगा था और वो दर्द में चिल्ला था। उसने उनसे कहा था, समय का समय मुझसे दूर हट जा, मुझसे यहाँ से भाग जा। और तभी उसके शरीर के अंदर से एक बहुत ही भयानक सा मॉन्स्टर निकला था, एक अजीब और क्रीपी सी ताकत, जो नजारा वापस याद करने के बाद ही आसुका का शरीर डर से कांपने लगता है। और डरी घबराई वो उन्हें बताती है कि उसे मारने का कोई भी तरीका नहीं है अगर उसे वो स्पॉन्सर पता होता है जिनका उसके साथ कॉन्टैक्ट था। जिस बात पर डोक्सा बताता है 8 सिरों वाला समर्जिया, जिसे दूसरे नाम द सर्पेंट से जाना जाता है, और उसका असली नाम था यामातानो ओरोची, यानी ओरोची द 8-headed स्नेक। और ओरिजिनल कहानी में था इजुमी हिरोकी का एक्चुअल स्पॉन्सर उसी का दुश्मन स्नेक कटर था। पर किसे लगा था कि इस बार की टर्म में इजुमी जैसे बंदे का स्पॉन्सर वही सर्पेंट होगा। और सुयन भी डॉक्टर से पूछती है कि ये ओरोची तो जापानीज मैथ का वो मॉन्स्टर नहीं था जो कि बहुत ही ताकतवर स्पॉन्सर था। जिस बात पर आकर डोक्सा बताता है कि वो सर्पेंट काफी शातिर था, जो अपने इनकारनेशन से सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश भी करता है और वर्ल्ड स्टेजेस में अपने इनकारनेशन को पूरी ताकत देता है। पर उस तरीके से वो धीरे धीरे करके एक्चुअली में अपने इनकारनेशन की बॉडी पर कब्जा कर रहा होता है। जिस बात पर सुयंग उसे बताती है कि अगर वो जाकर उसे मार दे तो ये गेम ओवर हो जाएगी और ये सिनेरियो भी खत्म हो जाएगा। जिस पर डोक्सा बताता है कि वो उसे ऐसे ही नहीं मार सकते, क्योंकि इस बार के सिनेरियो की डिफिकल्टी अब बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी, तो अब उन्हें तैयारी करनी जरूरी थी। और वो इस पहाड़ियों वाली जगह पर एक वजह से आए थे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें खास व्यक्ति से मिलना था। जिस पे हानसेंग पूछती है कि आखिर वो बंदा कौन है, कहीं यो जंगयुक तो नहीं। जिस बात पर डोक्सा मना करता बताता है कि नहीं, वो बंदा यो जंगयुक से भी ताकतवर था। क्या कहा तुमने? यहाँ पर कोई ससामजादे से भी ताकतवर मौजूद है? हाँ, वो एक स्पेशल व्यक्ति है जिसकी ओरिजिन इस पीस लैंड से है। जिस लिहाज से कहती है कि अगर वो बंदा ताकतवर है तो यहाँ के बाकी हम लोग इतने कमजोर क्यों थे? और तलवारबाज भी एकदम फट्टू और कमजोर से थे, और इनके मैजिक की ज्यादा से ज्यादा ताकत भी सिर्फ चूल्हे में आग लगाने के काबिल थे। इसलिए हानसेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वो बताती है कि आखिर इस दुनिया को किस बेवकूफ ने किस ढंग से बनाया था, क्या सिर्फ कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए? जिस बात पर डोक्सा उसे शांत करता बताता है कि इस दुनिया को धोखा भी इसने नहीं बनाया था। कि जब फिर वो दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो आसुका ने एकदम बेइज्जती से शर्मा चुकी थी और उसकी आंखों से हल्के हल्के आंसू निकलने शुरू हो चुके थे, और वो हल्की रोती उनसे माफी मांगती है ऐसी चीज को करने के लिए। और उसका एकदम शर्माता रोता हुआ चेहरा देखकर हानसेंग उससे पूछती है कि क्या इस बात का मतलब था। जिस बात पे हाँ करती वो बताने लगती है कि पीस लैंड एक्चुअली में उसी का कसूर था। और हम आसुका का थोड़ा सा पास का सीन देखते हैं कि कैसे वो खुशी खुशी अपने हाथों से उस मांगा को बनाती थी, और वो उन्हें कन्फेस भी करती है कि ये उसी के द्वारा बनाई गई मांगा थी। जिस बात पर मुस्कुराते हानसेंग कहती है कि हाँ, वैसे देखा जाए ऐसा हो तो सकता है, क्योंकि आखिरकार उसकी नॉवल भी तो असलियत बन चुकी थी, जिससे डोग्स उसकी और इरिटेशन में देख रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर वेज ऑफ सर्वाइवल की बात कर रही थी, ये बताकर जैसे वो उसने बनाई थी जबकि उसने सब कुछ चोरी किया था। और फिर हानसेंग उससे पूछती है कि क्या इसलिए वो उन छोटे इंसानों को मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये उसके बनाए दोबारा कैरेक्टर्स थे। जो जानकर उसके पास जाती वो उससे कहती है, लगता है कि तुम ज्यादा ही अच्छी राइटर हो, उन्हें ड्रॉ करते वक्त तो कहानी बनाते मारी जा रही थी, पर अब वो तुम्हारे सामने जिंदा चल रहे हैं तो तुम्हारे पास उन्हें मारने की हिम्मत तक नहीं है। कम से कम तुम उन्हें शुरुआत से ताकतवर बना सकती थी। आखिर तुम्हारी दुनिया की सेटिंग ऐसी क्यों है? जिस बात पर आसुका बताती है कि जापान में तो पहले से ही बहुत सारी ओवर पावर्ड कैरेक्टर वाली रीइंकार्नेशन की कहानियां पॉपुलर हो चुकी हैं, तो इसीलिए उसने कुछ अलग लिखने का डिसाइड किया जो कि मेन स्ट्रीम से बाहर और थोड़ा सा डिफरेंट हो। जो चिल्लाती वो हानसेंग को बताती है कि वो एक राइटर है जो एक अच्छी कहानी और ओरिजिनल कहानी लिखना चाहती थी, ना कि बाकी लोगों की सेम प्लॉट लाइन को उठाकर, जिसे मास प्रोडक्शन कहा जाता है। और ये बात सीधा सीधा हानसेंग के लिए एक फैटेलिटी थी, क्योंकि हानसेंग साफ साफ मास प्रोड्यूस वाली राइटर थे जो लोगों के वर्क्स को उठाकर अपना बनाती थी। जो सुनकर वो बहुत ही गुस्सा कर बताती है कि आसुका की स्टोरी तो उनसे भी ज्यादा बुरी है, और वो ऐसे ही डोग्सा को उसकी वर्ल्ड की सेटिंग की बताकर आसुका की बेइज्जती करने लगती है, और आसुका उसे चुप कराने की कोशिश तो करती है, पर उसका मुंह बंद कर हानसेंग उसे बताती है कि उसकी ही वजह से वो सभी के सभी यहाँ पर इस मुश्किल में फंस चुके थे। और वो उससे ये भी पूछती है कि क्या आसुका ने डोकाबिस को खुद कहा था उसकी कहानी को एक असली दुनिया में बदलने के लिए, क्योंकि उसकी कहानी तो फ्लॉप हो चुकी थी, तो पक्का आसुका ने बदला लेने के लिए सभी को यहाँ पर इस दुनिया में बुला लिया ताकि वो यहाँ पर मार पाए। और आसुका ने डोकाबिस से पक्का यही प्रे किया होगा, और फिर उन्होंने उसके सामने आकर उसकी विश को पूरा कर दिया होगा। और हानसेंग की इन बातों को आसुका साफ साफ मना करती बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसलिए फिर हानसेंग उससे पूछती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, और डोक्सा खुद भी यहाँ पर जानना चाहता था, क्योंकि ओरिजिनल नॉवल में कभी भी बताया नहीं गया था कि आखिर पीसलैंड को सिनेरियो के तौर पर
पर चूज क्यों किया गया था। और शायद आसुका की इस बात से उसे थोड़ा बहुत क्लू भी मिल सकता था कि आखिर इस ओरिजिनल नॉवल का author कौन था, जिसका सारी दुनिया के एग्जिस्टेंस पर राज था। और आसुका ने बताने वाली थी कि अजीब कपड़े डाले हुए वहाँ पर काफी सारे लोगों का झुंडा चलता है और डोक्स और हानसेन दोनों ही फटाफट लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और आसुका को बताते हैं कि वो उसकी बात को बाद में सुनेंगे। और तभी हवा में से बहुत ही बड़े बड़े और तेज से शूरिकन उठते हुए सीधा ही डोक्सा की गैंग की तरफ आ रहे थे। और वो शूरिकन इतने बड़े थे कि उनसे डोज करना बहुत ही मुश्किल था। बाल बाल वो उससे बचते तो है, पर जिस जगह पर भी वो शूरिकन टच हुआ था वहाँ की जमीन तहस नहस हो गई थी। और डोक्सा ने बताया कि लोगों ने पक्का स्टेल्थ स्किल के साथ उनका पीछा किया होगा, तभी वह लोगों को नोटिस नहीं कर पाए। और आसुका बताती है कि ये विंड शेडो स्क्वाड थे और ये लोग इंसान नहीं थे और साथ ही इजुमे की पूजा करते थे। और हानसेन पीछे रुकती उन दोनों को आगे जाने को कहती है और बताती है कि वो इन लोगों का ध्यान भटकाकर टाइम निकालेगी। और डोक्सा से पूछता है कि क्या वो टिक तो पाएगी, जिस पर पीछे मुड़ती वो बताती है क्या हुआ, तुम जानते नहीं क्या, मैं मरने की एक्टिंग करने में सबसे काबिल जहाँ। और फिर अपने डिटो बॉडीज को निकालकर वो भी बराबरी करने की कोशिश करती है, उन पर वार करती है। और उस पर यकीन करता डोक्सा रन को वहाँ से लेकर जाता उसे बताता है कि उनके पास टाइम बहुत ही कम है और उन्हें फटाफट उसे ढूंढना पड़ेगा, जिस बात का मतलब रन नहीं समझ पाती। पर डोक्सा से बताता है आसुका रन याद करो मैं बात कर रहा हूँ द रिग्रेसर कायरगियोस के, मुझे बताओ कि आखिर कायरगियोस कहाँ पर है। 3 वेज टू सर्वाइव नॉवल में मेंशन किया गया था कि कायरगियोस इस टाइम पर इसी जगह पर मौजूद था, पर कहानी में ऐसा कोई भी सीन नहीं था जहाँ पर कोई जाकर कायरगियोस से मिल पाया हो। इसीलिए डोक्सा को तो शक पहले से ही था कि आसुका को भी पक्का पता नहीं होगा कि वो कहाँ पर मौजूद है। और भागती भागती वो डोक्सा को बताती है कि जो भी कैरेक्टर डोक्सा बोल रहा था उसने कभी भी ऐसे कैरेक्टर को ड्रॉ किया ही नहीं था और उसकी मांगा में मौजूद सारे के सारे कैरेक्टर बस कमजोर से थे और इस पीस लैंड में कोई भी ताकतवर मौजूद नहीं था। और तभी कुछ और इनह्यूमन निंजा उनसे कैचअप कर लेते हैं और डोक्सा आसुका को बाल बाल बचाता पीछे करता है और उसे समझ नहीं आता कि ये लोग हानसेन से बच कर आ गए या फिर ये दूसरी तरफ से आए थे। और वो अपनी जख्मों को खोलना तो नहीं चाहता था, पर लड़ने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं थी। और यहाँ पीछे वो आसुका को बताता है कि पीस लैंड चैप्टर 11 तक ड्रॉप हो चुकी थी और पब्लिशिंग इशू की वजह से उसकी इस बुक को रिलीज तक भी नहीं किया गया। और तब वो जानता था कि आसुका को कैसा महसूस हुआ था। उसकी वो मांगा कोई क्लासिकल फैंटेसी नहीं थी और एक टाइम था जब आसुका देखती थी कि आखिर रीडर उसके चैप्टर पढ़कर कैसे रिएक्ट करते थे और उसी के गुस्से में उसने एक कैरेक्टर को ड्रॉ कर दिया था और वो कैरेक्टर इतना ताकतवर था कि वो पीसलैंड की सेटिंग से बिल्कुल भी फिट नहीं होता था। और आसुका को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर डोक्सा इतना सब कुछ उसके बारे में कैसे जानता था कि यहाँ पर वो उसे बताता तुम्हारी मांगा की सीरियलाइजेशन पहले से बंद हो चुके थे, कोई भी लेटेस्ट चैप्टर में उस कैरेक्टर से मिल नहीं पाया, पर फिर भी वो मौजूद था। कोई भी आर्टिस्ट अपने फेल को मानना नहीं चाहेगा, पर वो कैरेक्टर फिर भी तुम्हारी कहानी में मौजूद था। आसुका को वो मांगा पसंद नहीं थी जो उसने बनाई थी, क्योंकि उस मांगा ने उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। और जब उसकी ये मांगा उसके सामने एक असलियत बन गई, वो अपने हाथों से अपनी ही बनाई गई दुनिया को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। आखिरकार एक भगवान भी जो गलती से अपनी दुनिया को बना लेता था वो उस पर फिर भी तरस खाता था। और आसुका इस दुनिया की गॉडेस थे और उसे यही बात समझाता डोक्सा कहता है चाहे तुम्हें अपनी ये दुनिया पसंद है या फिर नहीं, पर इसका जन्म हुआ है तुम्हारे हाथों से और ये सभी के सभी कैरेक्टर सिर्फ तुम्हारे द्वारा बनाए गए हैं और तुम्हारा फर्ज बनता है इनकी जिम्मेदारी लेने का, क्योंकि कम से कम ये एक व्यक्ति है जिसने इस दुनिया को बनते देखा है। और तभी डोक्सा वार कर निंजास को पीछे करता है और नोटिफिकेशन आता है कि उसकी आसुका की अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा थी और फिर फटाफट आसुका को पकड़कर वो उसके अगले वार से बचाता है। और यहाँ पर आसुका डोक्सा की बातें सोच रही थी जो थी अपने हाथों द्वारा बनाई गई दुनिया की जिम्मेदारी लेने की। और नोटिफिकेशन आता है कि कैरेक्टर आसुका ने मान लिया था कि डोक्सा के शब्द बिल्कुल सच बोल रहे थे और यहाँ पर वो दोनों ही बड़े इनह्यूमन निंजास दोनों तरफ से डोक्सा को घेर लिया था और आसुका के साथ ही साथ रक्षा करते उन दोनों से कमजोर छोटी हालात में लड़ना बहुत ही मुश्किल था। कि तभी डोक्सा का हाथ पकड़ती रन उससे बताती है कि उसे माफी मांगने की जरूरत है। और तभी रोशनी चमकती है और डोक्सा के नीचे की जमीन बदल कर वहाँ पर पत्ते से उगना शुरू हो जाते हैं। और नोटिफिकेशन आता है कि कैरेक्टर आसुका रन के ट्रेड पीस लैंड के मालिक के वो ट्रेड मैनिफेस्ट हो चुके थे और सिस्टम ने उसे इस लैंड का क्रिएटर तो मान लिया था। और तभी वहाँ पर हर जगह पर पेड़ पौधे कंट्रोल होकर हिलते हुए तेजी से इधर उधर बढ़ने लगते हैं और डोक्सा भी अपने सामने ये अद्भुत नजारा देखकर एकदम इम्प्रेस था। वो ट्री सीधा जाकर उन इनह्यूमन निंजास पर हमला करने लगते हैं और किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर अचानक से ये क्या हो रहा था। और डोक्सा का हाथ पकड़े हुए आसुका उसे फटाफट वहाँ से लेकर जा रही थी और वो काफी तेज से भाग तो रहे थे। ये तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो उनके शरीर में एक सिरन सी महसूस करवा देती है, जो उनसे पूछ रहे थे कि आखिर वो लोग कौन है। और तब ये अचानक आसुका और डोक्सा दोनों के शरीर जमना शुरू हो जाते हैं और उन दोनों को एक ही जगह पर रुका देखकर पीछे से आ रहे उनके इनह्यूमन दुश्मन तेजी से उन पर हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं। तब
एक जोर और तेज का बिजली का झटका आकर उन दोनों को ही एक ही बार में चलाकर राख कर देता है और उनके ऊपर से वो आवाज फिर से पूछती है, मैं एक बार तुमसे और पूछूंगा कि आखिर तुम लोग कौन हो। और उस फिगर की तरफ देखता हुआ डोक्सा कह रहा था, ये तो बाइक जोन की बिजली है, एक सिल्वर लाइट है। उसकी आवाज जो सुनी जा सकती थी जबकि वो बोल तक नहीं रहा है। एक छोटा इंसान होने के बावजूद भी ये हद से इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये डिजास्टर्स को एक ही पल में राख में बदल सकता है। और ओरिजिनल नोबल्स का सबसे ताकतवर रिग्रेसर जो कि असल में पीस लैंड में पैदा हुआ था, कार्गियोस रोड क्रे। और ज्यादातर इनकार्नेशन को लगता होगा कि स्टार स्ट्रीम में सबसे ताकतवर कॉन्स्टलेशंस होते हैं, पर कॉन्स्टलेशन से लोते नहीं थे जो कॉन्स्टलेशन की ताकत की बराबरी कर सकते हैं, बल्कि डेमन किंग्स भी हैं जिन्होंने खुद कॉन्स्टलेशन बनने से इनकार कर दिया है, पर वो फिर भी कॉन्स्टलेशन की बराबरी के लेवल पर खड़े होते हैं और डिमोनिक रेस में सबसे ताकतवर जाने जाते हैं। और साथ ही उसके बाद फिर आते हैं ड्रैगन्स जो कि जन्मों से ही मॉन्स्टर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर और उनकी पीक पे थे, जिनकी ताकत बाकी दो से बराबर की थी। पर फिर एक सवाल जानने वाला था कि आखिर फिर इंसानों का क्या उनका कोई लेवल नहीं था? क्या इंसानों में कोई भी ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं था जो कॉन्स्टलेशन की ताकत के खिलाफ टिक पाए? और इस क्वेश्चन का जवाब आज डोक्सा की अपनी आंखों के सामने था। कार्गियोस जिसे डोक्सा हाय कहता है और अब बताता है कि वो उससे कुछ बात करना चाहता था, जिस बात पे कार्गियोस उसे कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास मेरे से बात करने का अधिकार है? मेरे सामने तुम्हें कुछ बोलने का हक तक नहीं है। और यहाँ पर कार्गियोस की वजह से आंसू का रन तो पहले से ही बेहोश हो चुके थे और उसकी नजरों से ही डोक्सा को एक ऐसी ताकत और डर महसूस हो रही थी जो उसे सब बता रही थी कि इस वक्त यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर कौन था और उसका प्रोसेस पूरी तरह से बर्दाश्त न कर पाता। डोक्सा मन ही मन कह रहा था कि आखिर एक मोर्टल पेज में इतना ज्यादा हद से ताकतवर कैसे हो सकता है कि उससे पहले कार्गियोस का ओरा है डोक्सा को एकदम बेहोश कर देता और उसकी फोर्थ वॉल स्किल अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और कार्गियोस उसे महसूस कर लेता है कि किसी ने उसकी शक्ति को डोक्सा के ऊपर होने से रोक दिया था। जो देखता हुआ वो कहता है कि क्या डोक्सा के पास भी कोई हाई स्टेटस वाले की प्रोटेक्शन थी। और नोटिफिकेशन आता है कि कार्गियोस डोक्सा के बारे में काफी उत्सुक था, जिस बात पर डोक्सा उसे बताता है कि इस दुनिया को इस वक्त कार्गियोस की मदद की जरूरत है और इसलिए वो उसकी यहाँ पर तलाश करने के लिए आया था। और कार्गियोस नोटिस कर लेता है कि इस स्मॉल प्लेनेट का छोटा कॉन्स्टलेशन इस वक्त तो नहीं देख रहा था, वो भी एकदम रोती हुई नजरों से। और स्मॉल प्लेनेट का वो कॉन्स्टलेशन उससे अपने से 10 को स्पॉन्सर करता है, जिसे बेशक कार्गियोस मना कर देता है। और उसके गुस्से की नजर को देखकर वो कॉन्स्टलेशन भी काफी घबरा जाता है और फिर डोक्सा की तरफ देखता हुआ उसे बताता है कि हर एक दुनिया का एक टाइम होता है जब उस दुनिया को मिटने की जरूरत होती है और इस प्लेनेट का भी वो टाइम अब आ चुका था जब इसे अब खत्म होना था। जिस बात पे डोक्सा से पूछता है कि अगर यही बात थी तो कार्गियोस तो प्लेनेट को पहले से छोड़कर जा चुका था, तो वह ऐसे टाइम पर वापस से क्यों आया था? जिस बात पर आंसू का रन की तरफ देखता हुआ कार्गियोस बताता है कि किसी चीज और एहसास ने उसे बुलाया था और फिर वो डोक्सा को बताता है कि उसके इस प्लेनेट से जुड़ी कोई भी अच्छी याददाश्त नहीं थी और ये जगह उसके लिए मायने नहीं रखती थी। जिस बात पे डोक्सा चिल्लाता से पूछता है, तो बताओ क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस जगह से तुम कमजोर माने जाते हो? क्योंकि ये जगह कमजोर पीढ़ी होने के बावजूद भी तुम्हारी मदर स्टार है जिसने तुम्हें जन्म दिया, वो भी एक श्रापित बॉडी के साथ। जो बात सुनकर गुस्सा आता कार्गियोस उसे बताता है कि डोक्सा अपना मुंह यहीं पर बंद कर दे तो बेहतर होगा। और वो आखिरी बार उसे कहता है इस जगह से दफा होने के लिए और इसके आगे का मौका वो नहीं देगा। डोक्सा बोलने से यहाँ पर नहीं रुकता क्योंकि हम तो जानते हैं कि उसकी जुबान काफी तीखी है और वो उसे साफ साफ पूछता है कि क्या कार्गियोस को डर लगता है? जो बात को वो उसे रिपीट करने को कहता है तो डोक्सा मुस्कुराता उसकी तरफ घूरता कहता है, क्या हुआ तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें डर लगता है? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें उन कॉन्स्टलेशन से डर लगता है जो तुम्हारी दुनिया का यह हाल कराए है और खासकर उस हरामजादे सरपेंट से। जो बात सुनकर कार्गियोस का गुस्सा रह नहीं जाता और वो डोक्सा को जमीन में दबाने का काम शुरू कर देता है और बताता है कि अगर डोक्सा इतना मरना ही चाहता था वो खुशी खुशी उसे मौत देने के लिए बिल्कुल रेडी था। कि डोक्सा जब अपना सर ऊपर कर देखता है तो वो ताकत जो उसके सामने खड़े विरोधी से महसूस हो रही थी वो अब तक उसने कभी भी पहले महसूस नहीं की थी। एक ऐसी ताकत जो उसे कुछ ही पलों में खत्म कर सकती थी। और डोक्सा के शरीर के अंदरूनी हिस्सों से खून बहना शुरू हो गया था, पर वो फिर भी ना रुकता कहता है, अपने आप को बहकाओ मत उस वजह से कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तुम बस अपने प्लेनेट की आखिरी पलों को देखने नहीं आए। मैं जानता हूँ कि तुम पर दिखावट लग चुकी है और तुम इस प्लेनेट की रक्षा करने के लिए खुद कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर रूल्स बनाए गए हैं। पर चिंता मत करो, यहाँ पर तुम्हें खुद इस प्लेनेट की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने हाथों से कुछ नहीं करना, बल्कि मैं तुम्हारे लिए इस पीस लैंड के डिसास्टर्स को खत्म करूंगा। और तभी कार्गियोस के सामने काफी सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि कॉन्स्टलेशन गोल्डन हेडबैंड उसके बिहेवियर से निराश था। डेमोनिक जज ऑफ फायर भी उसे बुरा भला बोल रही थी और स्क्राइब ऑफ यावन भी इस बात से खुश नहीं था। और फिर वो हैरानी से नीचे खड़े डोक्सा की तरफ देखता है तो डोक्सा उसकी नजर में नजर मिलाकर कहता है, कार्गियोस मैं चाहता हूँ तुम्हारे इस प्लेनेट पीस लैंड की रक्षा करने के लिए तुम मुझे अपना डिसाइपल बनाओ।
और क्योंकि इस जगह पर आकर कार्गियोस ने इनह्यूमन की स्क्वाड को मारा था जो कि इस सिनेरियो का पार्ट है, उसके ऊपर भी पेनल्टी आना शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कार्गियोस को सिनेरियो के तौर पर बुलाया नहीं गया था और उसके ऊपर जो भी दिखावट लगेगी वो तो होगी तो काफी ताकतवर, चाहे वो स्वर्ग में रहने वाले कॉन्स्टलेशंस की बराबरी की ना हो तब भी। और यहाँ पर डोक्सा एक बार फिर से अपने डिसाइपल वाली बात को रिपीट कर बताता है और उसके उन बड़े बड़े कॉन्स्टलेशंस की लिस्ट को देखकर कार्गियोस भी हैरानी से कहता है, मुझे लगा नहीं था कि ऐसे हरामखोर लोग तेरे पर नजर रखे होंगे। मंकी किंग से लेकर आर्चएंजल तक वो लोग जिनमें इतना ज्यादा मौन है, आखिर वो तुझ जैसे व्यक्ति के साथ क्यों है। और फिर वो डोक्सा को बताता है, तो चलो जैसा कि तुमने कहा था मैं यहाँ पर आकर इस प्लैनेट की रक्षा खुद नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं सिनेरियो के बीच में आया था बाकी कॉन्स्टलेशन भी रिस्क लेकर अपने अपने मूव को शुरू कर देंगे। डोक्सा का नॉवल के मुताबिक क्या था कि काफी सारे ट्रायल्स को पार करने के बाद ये अपने होमलैंड में वापस आया था और कॉन्स्टलेशन के बराबर ताकतवर बनने की वजह से उसे एक प्राइस भुगतना पड़ा था कि वो इस सिनेरियो के बीच में पार्ट लेकर अपने प्लैनेट की रक्षा नहीं कर सकता था। कि यहाँ पर कार्गियोस डोक्सा को बताता है कि वो बाहर के लोगों को अपने डिसाइपल के तौर पर नहीं लेता और साथ ही डोक्सा के पास उसकी जैसी ताकत पाने की क्वालिफिकेशंस बिल्कुल नहीं थे। जो सुनता गुस्सा आता डोक्सा अपने मन में सोच रहा कि अगर यहाँ पर वो हरामज़ादा योचुंगक होता तो ये पक्का उसे एक ही मिनट में अपना डिसाइपल बना लेता। पर यहाँ पर डोक्सा ने अभी भी एक हिडन स्किल खरीदी थी। सेकंड सिनेरियो के कंक्लूजन में चाहता है वो थी व्हाइट प्योरिटी स्टार के और तभी वो एक लकड़ी को उठाकर उसे एक लाइटनिंग व्हाइट एनर्जी से भर देता है और एक्चुअली में ये व्हाइट प्योरिटी स्टार की कार्गियोस की सिग्नेचर टेक्निक थी जिसे डोक्सा को इस्तेमाल करता देखकर वो काफी हैरान होता है और फिर कार्गियोस के सामने झुकता डोक्सा एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन देता बताता है, माफ कीजिएगा, चलिए मैं आपको फिर से एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मैं हूँ ब्रांच डिसाइपल व्हाइट प्योरिटी स्कूल का टिम डोक्सा जो अपने सामने खड़े स्कूल के एल्डर को इज्जत देता है। और यहाँ से फिर हम टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर डोक्सा अपने फोन में कार्गियोस के बारे में कुछ आगे की चीजें पढ़ रहा था कि तब यहाँ से वहाँ पर आती डोक्सा को फोन चलाती देखती बताती है कि कमाल की बात है कि इस कोट के अंदर डोक्सा का फोन तक भी उसके साथ छोटा आ रखा था जिसे अपने कोट में डालता। वो बताता है कि शायद इस कोट की ताकत कुछ ज्यादा ही कमाल की है, जिस पे चिट्ठी वो भी कहती है कि आखिर हराम का डोक्सा ही सारी अच्छी चीजें कैसे पा लेता था। और फिर वह से बताती है कि उसे लगा नहीं था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन पीसलैंड में होगा, जिस बात पर डोक्सा बताता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कौन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि अभी तो वो स्टार्टिंग के सिनेरियोस में थे। पर फिलहाल के वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट के टाइटल में इससे ही सबसे आगे गिना जाएगा, जिस पे हानसेंग बताती है कि वो खुश है कि उस कार्गियोस ने डोक्सा को अपने डिसाइपल के तौर पर चूज कर लिया। और आज भी देख पाती है कि कैसे कार्गियोस दूर आराम से चोटी पर बैठा हुआ था और हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर हुआ क्या था, जहाँ पर अब कार्गियोस अपनी नॉर्मल आवाज में बात कर रहा था। व्हाइट प्योरिटी स्कूल मेरे जाने के बाद से ही मिट चुका है, मुझे लगा नहीं था कि उस जगह का डिसाइपल अभी तक बचा होगा, तो ठीक है मैं तुम्हें अपने डिसाइपल के तौर पर लेने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। जहाँ पर उसके बाद उसने डोक्सा को 2 घंटे तक बिठाए रखा। वो भी आखिर में बस 3 शब्द कहने के लिए कि यहाँ पर हानसेंग डोक्सा से पूछती है कि डोक्सा का गोल तो था 2 हफ्तों के अंदर अंदर वेरोनिका कैस्टल में वापस जाने का, तो क्या डोक्सा कार्गियोस से इन 2 हफ्तों के अंदर अंदर उसकी वो सीक्रेट टेक्निक सीख पाएगा जो वो सीखना चाहता है। और यहाँ पर डोक्सा के हाथ में हम कुछ चेन्स को देखते हैं और एक्चुअली में ट्रेनिंग के पहले दिन ही कार्गियोस ने डोक्सा को वो लोहे की बेड़ी अपने हाथ में डालने के लिए दी थी जो कि पीसलैंड में स्पेशल बनी थी। और जब डोक्सा से डालता है तो नोटिफिकेशन आता है कि ट्रेनिंग कोल्ड आयरन ब्रेस्ट की वजह से उसकी बॉडी एकदम रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी थी, जिसके बाद ही डोक्सा के शरीर जमीन में दबना शुरू हो जाता है और उसे लगा नहीं था कितनी आम और छोटी सी दिखने वाली चीज असल में इतनी ज्यादा भारी होगी। पर कार्गियोस से बताता है कि ये वाली तो सबसे भी हल्की थी। और तभी वो अपनी लाइटनिंग जैसी चमकती तलवार से एक तेज और कमाल का वार करता है जो कि एक स्टैब था और वो डोक्सा की तरफ देखता वो उसे इस स्टैब को मिलियंस बार दोहराने को कहता है और बताता है कि छोटे से पॉइंट को खोलने के लिए यूनिवर्स हर एक चीज को एक सिंगल पॉइंट से शुरू करती है। और हमारी तरह पहली बार डोक्सा को भी घंटा समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा था, पर वो फिर भी हमें सर हिला देता है। और फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि डोक्सा जैसे इंसान जो बड़े रूप में पैदा हुए हैं वो छोटी चीज की वैल्यू को आखिर कहाँ जानेंगे, जिस बात पर डोक्सा से बताता है कि वो इंसान भी कुछ खास बड़े नहीं थे, जिस बात पर एग्री करता कार्गियोस भी बताता है कि हाँ वैसे यूनिवर्स के मुताबिक देखा जाए तो इंसानों का एग्जिस्टेंस भी काफी छोटा था क्योंकि आखिरकार यूनिवर्स के मुताबिक छोटे इंसान और बड़े इंसान दोनों ही बस धूल की बराबरी के थे। और उसकी तरफ देखकर डोक्सा को रियलाइज होता है कि शायद यहाँ पर कार्गियोस अपने छोटेपन को छुपाने के लिए उससे यूनिवर्स की तुलना से मेल खाकर खुश हो रहा था। और वो डोक्सा को ये भी बताता है कि एक्चुअली में छोटे वाले तो यूनिवर्स की सच्चाई से और भी करीब होते हैं, यानी उनके लिए हर एक चीज का एसेंस समझना काफी आसान था। इसलिए जो लोग बड़े पैदा होते हैं वो व्हाइट मार्शल आर्ट्स को नहीं समझ पाते। और अब तीसरा दिन हो जाता है पर डोक्सा अभी भी अच्छे से अपनी ट्रेनिंग को नहीं कर पाता था और कार्गियोस उस पर जोर जोर से गुस्से में चिल्ला रहा था। और 5वें दिन फिर से डोक्सा अपनी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कर रहा था और कार्गियोस चिल्ला रहा था कि उससे अच्छी ये ट्रेनिंग को तो कीड़े सीखा, जिस पे डोक्सा भी कहता है मैं भी देखना चाहूंगा कौन सा कीड़ा करता है, शायद उससे सीखना ज्यादा बेहतर होगा। और ऐसे ही लगातार दिन बीतते रहते हैं और अब पूरे 2 हफ्ते पूरे हो चुके होते हैं और कार्गियोस फिर से निराशा भरी
नजरों से डोक्सा को देखता हुआ कह रहा था कि ये बात भी काफी हैरानी की थी कि डोक्सा जैसा इंसान वाइट इमेज्ड एनर्जी को सीख पाया था। और खैर उसके मुताबिक फिर भी डोक्सा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और इस तरह से वो कभी भी उसकी टेक्निक नहीं पा सकता था और उल्टा उसका शरीर बस यहाँ पर टूट जाएगा। जो देखता डोक्सा कहता है, और देखो तो कहीं तो मेरी चिंता तो नहीं। जिस पे मुंह फिरता कारगियोस बताता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो तो बस चाहता नहीं था कि उसकी इज्जत बदनाम हो। और वैसे ही लगातार 2 हफ्ते बिताने के बाद डोक्सा की अंडरस्टैंडिंग कारगियोस के बारे में काफी हाई हो चुकी थी। और आसमान की तरफ देखता है डोक्सा कारगियोस को बताता है काफी लोग तो पहले से ही धूल में मिलकर मर चुके हैं। जिस पे हाँ करता कारगियोस उसे बताता है, मैंने काफी टाइम से किसी भी डिसाइपल को सब नहीं किया, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग देने के बाद तो मुझे लगता है कि कॉकरोच तक भी मुझसे डर कर भाग जाएंगे। हाँ मुझे भी लगता है तुम इंसान सच में बहुत ही कमजोर होते हैं। और यहाँ पर डोक्सा और उसकी बातों को आसूकरन बस सुन रही थी और कारगियोस की तरफ देखी जा रही थी। और हमें पता चलता है कि कारगियोस के सभी सीनियर पहले मोरियम की उस जंग में मारे गए थे, सिर्फ के सिर्फ उसे छोड़कर। पर यहाँ पर कारगियोस डोक्सा को बताता है कि सारे बड़े इंसान बस बड़ी बड़ी बातें पर असल में काफी कमजोर होते थे, इसलिए आम सी चीजों को पाने के लिए भी उन्हें काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। और अभी तक डोक्सा जिन सिनारियोस में गया था वो टफनेस के मामले में आने वाले सिनारियोस की कुछ भी बराबरी के नहीं थे। कि डोक्सा उसे कहता है क्या तुम एक बात जानते हो, लोग हर पल बस मरते रहते हैं और ये चीज सिर्फ अभी ही नहीं होते बल्कि इन सिनारियोस के शुरू होने से पहले भी लोग किससे भी फालतू वजह में मरते थे। अगर सच बताना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि पहले की आम जिंदगी मेरे लिए ज्यादा मुश्किलदार थी। वो दुनिया मेरी आंखों में इससे ज्यादा मतलबी और अजीब थी। वो एक ऐसा गहरा नरक का गड्ढा था जिससे जितने मर्जी हाथ रेंगने के बाद भी मैं बाहर नहीं आ सकता था, चाहे मैं जितनी भी मेहनत कर दूं। तो इसलिए मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूँ, मेरे खुद के लिए मैंने इससे बुरी चीजें पहले ली है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मरने नहीं वाला। और उसके चेहरे की मुस्कुराहट की तरफ देखता कारगियोस उसको भी हल्का सा एहसास हो रहा था कि क्या पता शायद डोक्सा सच कह रहा। और वो उसे बताता है कि डोक्सा काफी अजीब इंसान था, पर खैर जो भी है अभी उसे 2000 स्टेप भोर करने थे। फिर रात का समय हो जाता है और चुपके से डोक्सा आसुका और हान सेयोंग के पास आता है और सेयोंग फटाफट उसके पास जाकर पूछती है कि क्या डोक्सा ने सब कुछ सीख लिया था। पर देखकर तो ऐसा लग रहा था कि कारगियोस बता रहा था कि डोक्सा कुछ तक भी नहीं सीख पाया, जिस पर डोक्सा से बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसने सब कुछ चोरी कर लिया था। और तभी वो कारगियोस से पाई गई उस स्किल को एक्टिवेट करता है और उसके बाद लाइटनिंग की तरह पूरे सिल्वर होकर चमकने लगते हैं। और ये वो ताकत थी जो डोक्सा कारगियोस से पाना चाहता था। और डोक्सा जानता था कि उसके पास उसे सीखने का टैलेंट नहीं था, क्योंकि वो कोई मेन हीरो नहीं था, इसलिए रीडर के तौर पर उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और कारगियोस की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाकर उसे अपनी बुक मार्क लिस्ट पर डाल दिया। इसे कहते हैं जीनियस मूव। और यहाँ पर एक तरफ वेरोनिका कैसल की तरफ हम देखते हैं दीवारों को गार्ड कर रहे हैं सभी गार्ड जंगल की तरफ से उनके कैसल की तरफ बढ़ते देखते हैं उन डिजास्टर्स के झुंड को और फटाफट सभी को उनसे लड़ने के लिए तैयार होने को कहते हैं, क्योंकि वो उनके कैस्टल के साइज के तो बड़े थे। डिजास्टर्स फटाफट वहाँ पर भागते हुए तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। जो देखता हुआ गोंगविल्ड गुस्से में उनसे लड़ने ही लगता है तो बीच में लीची आकर उसे रोकती बताती है अपना माना यहाँ पर बचा कर रखने के लिए। और फिर वो ह्योनसंग से पूछती है कि क्या सांगा और जंग हेवन की कोई भी खबर मिली थी, जिस बात पे ह्योनसंग बताता है कि धरती पर रहकर वो वहाँ के एक सिनेरियो के पार्ट बन चुके थे, क्योंकि डोक्सा के मुताबिक इसी सेम वक्त पर धरती पर भी एक अलग सिनेरियो चल रहा होगा। कि तभी फिर वो आसमान में देखते हैं तो वहाँ पर हवा में काफी सारे बड़े बड़े इंसेक्ट दिखते हैं, जिसके ऊपर गिलियंग और शेन यूजियंग बैठे हुए थे और उड़ते हुए फटाफट उनकी तरफ भी आ रहे थे। और अब डिजास्टर्स पे उनके कैसल की दीवारों के खड़े होकर उन पर हमला करने का काम शुरू कर चुके थे। वैसे ही वहाँ वेरोनिका कैसल में इनकी जंग चालू रहती है। यहाँ पर कारगियोस देखता है तो डोक्सा अपनी गैंग को लेकर वहाँ से जा चुका था, जो देखकर कारगियोस का गुस्सा रहा नहीं जाता। दूर से ही डोक्सा की टोली को पीछे वाली पहाड़ी की तरफ से काफी सारा किलिंग डर महसूस हो रहा था और डोक्सा बताता है कि उन्हें फटाफट निकलना पड़ेगा, क्योंकि कारगियोस ने उन्हें नोटिस कर लिया था। कि ये देखकर कि आसुका का ध्यान उसकी तरफ भटका हुआ था। सुयंग उसे चिढ़ाते कहते हैं कि काफी पछतावे और शर्म वाली बात होगी और काफी अजीब भी लग रहा होगा कि वो अपने ही बनाए गए कैरेक्टर से खुद मिले थे और ऊपर से जो था भी एकदम हैंडसम। जिस बात पर डोक्सा भी भागता हुआ सोच रहा था कि नॉवल में हैंडसमनेस को कंपेयर किया जाता था यो जंगो के चेहरे के साथ। यहाँ पर भी कारगियोस की लुक को जाहिर करने के लिए यो जंगो के नाम को मेंशन किया गया था, ये दिखाने के लिए कि वो कितना कर ज्यादा हैंडसम था। डोक्सा के लिए बकवास मत थी कि तब ये अचानक ही आसुका को कुछ होने लगता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाती है और फिर घबराई हुई वो दोनों को बताती है 8 सर वाले सवर्जिया ने अपना कदम चलना शुरू कर दिया था और वो एब्सोल्यूट थ्रोन की ताकत से सभी डिजास्टर्स को बुला रहा था। पर क्योंकि आसुका अब एक पिज में बन चुकी थी, इसलिए वो उसकी पूरी अथॉरिटी के अंदर नहीं आई। पर फिर भी जापान से होने की वजह से वो उसकी अथॉरिटी की प्रेजेंस को महसूस कर पाई
पर वो सभी इनकारनेशन जिन्होंने डिजास्टर भरने का फैसला लिया था, उनकी हालात और कंट्रोल दोनों ही अब उस सबर्शन के अंदर आ चुके होंगे। और फिर वो डोक्सा को बता दिया कि वो कैरकियास को कुछ भी नहीं बता पाई और ना ही वो उससे माफी मांग पाई इस तरह की ऐसी दुनिया को बनाने के लिए, और साथ ही उसकी जिंदगी में जो भी हादसे है उन्हें बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ जाकर उन हादसों को लिखने वाली वो थी। वो उसे काफी अच्छी चीजें दे सकती थी, पर फिर भी उसने उसे एक ऐसी निराशा भरी जिंदगी थी। और वो बताते हैं कि जब वो कैरकियास को उससे बातें करते देख रही थी, उसने महसूस किया कि उसकी लिखी गई कहानी अब उसकी यादों की ताकत से अलग होकर पहले से मौजूद हो चुकी थी। वो एक असली इंसान था, जिस बात पर डोक्सा भी उसे बताता है कि अब वो लोग कैरेक्टर्स नहीं है और वो उन कैरेक्टर्स का ध्यान नहीं रख सकते जो इस कहानी के लिमिट से पार जा चुके थे। ये काम उन लोगों का नहीं था, ये काम किसी और का था। और आसुका उससे पूछती है कि हमसान, क्या आप भी एक राइटर हो? जिसके जवाब में डोक्सा बताता है, नहीं मैं राइटर नहीं, मैं एक रीडर हूँ। जिस बात पे आसुका उसे बताती है कि सच में जिस भी ऑथर को किम डोक्सा जैसा रीडर मिलेगा, इतना समझदार वो इंसान एकदम लकी होगा। कि तभी सुयांग डोक्सा को आवाज लगाती बताती है कि उसने पास ही में जाकर क्या देखा था, जिससे वो लोग भी फटाफट उसके पीछे जाते हैं। तो अपने सामने की क्लिप के ऊपर से वो देखते हैं कि वेरोनिका कैस्टल के ऊपर पहले से ही कितने सारे हमले हो चुके थे। और यहाँ पर कैसल के अंदर ली जी है, जिसके शरीर में चारों तरफ खून सा लग रखा था। घबराई सोच रही थी कि आखिर चीजें ऐसी कैसी हो गई। बस थोड़ी देर पहले ही तो वो इन सभी हमलों से इतना अच्छा डिफेंस कर पा रहे थे, वो इस जगह की रक्षा पूरी तरह से कर पा रहे थे, पर चीजें बदलना शुरू हो गई। यहाँ पर दो और डिजास्टर उस बड़े दरवाजे को तोड़ रहे थे। जितने भी पिजमिस बीच में आ रहे थे उन्हें पकड़ पकड़ कर लगातार मार रहे थे। तभी मीचियो हवा में उड़ता आता है और अपनी फ्लाइंग स्क्वायर स्टेप स्किल का इस्तेमाल कर वो तेजी से उन डिजास्टर्स पर वार करता है, जिसका कुछ ज्यादा असर तो नहीं आता कि उससे पहले वो डिजास्टर मीचियो को मार देता। कॉन्ग बिल्डो बीच में अपने कैनन से उसकी मदद करता है और लीच ये अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर और वैसे ही वो लोग डिफेंस को काफी अच्छे से बनाकर रख रहे थे। और इस डिफेंस के मेन कंट्रीब्यूटर्स थे लीच ये, गोंग बिल्डो और शोजी। और शोजी में भरा ये जोश देख करता एक कॉन्स्टलेशन को उसमें भी इंटरेस्ट आ चुका था और उनकी बाकी टोली के मेन बंदे भी सारे ही अपना अपना काम अच्छे से कर रहे थे। और चीजें ऐसी ही चलती रही तो वो डिफेंस काफी अच्छे से कर पाएंगे और वेरोनिका की रक्षा आज तक कर पाएंगे। पर ऐसा सिर्फ लीच को लग रहा था। वो दूर ही अपने सामने देखते हैं कि बाकी डिजास्टर के पीछे से एक बहुत ही भयंकर सी फिगर से एक अजीब सा डरावना ऑरा आ रहा था। वो फिगर कहीं से भी इंसानी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। उस चीज के दूर से काफी सारे हिलते सट दिख रहे थे और उससे महसूस हो रही शक्ति से ही घबराते लीच ये बताते हैं कि ये बात बिल्कुल नामुमकिन है। आखिर वो लोग ऐसी चीज का सामना आखिर कैसे ही कर सकते हैं। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि रूलर्स के डिजास्टर को इस सिनेरियो के बफ का इफेक्ट मिला था, जिससे उसकी ओरिजिनल ताकत में से एक और सील को खोल दिया जाता है। यानी उस कॉन्स्टलेशन के पास अपनी ओरिजिनल ताकत में से कुछ और सी ताकत आ चुकी थी, जो इस जगह पर तबाही मचाने के लिए काफी थी। कि तभी कुछ बहुत ही तेज चीज लीचिए के पास से निकलती है और उसके आसपास के सभी पिजमेस को मार देती है। और भागते हुए उस जगह पर डोग्स और बाकी तो भी पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर हर जगह पर मदद की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। और अपना सर ऊपर उठाकर डोग्स अपने सामने देखता है उस 8 हेड सरपेंट का, जिसका प्रोसेस बहुत ही भयंकर था। और डरी आसुका कहती है कि क्या ये सच में इजुमी था। और तभी उस डिजास्टर की आइडेंटिटी भी सामने आ जाती है। तो हाँ, उन डिजास्टर्स का रूलर इजुमी ही था। और डोग्सा को नोटिफिकेशन आता है कि वो दूसरे डिजास्टर से भी मिल चुका था। रूलर ऑफ डिजास्टर इजुमी हिरोकी, सबवर्जन ऑफ द 8 हेड। और डोग्सा फटाफट नजर मारता है कि उसके सभी अपने साथी जिंदा तो थे ना। और उसकी अच्छी किस्मत थी कि हाँ, काफी लोगों की जान तो गई थी, पर उसके साथ ही अभी तक किसी तरह सभी जिंदा थे। पर अपने सामने की ये तबाही देखने के बाद और इस सबवर्जन के प्रोसेस को महसूस करने के बाद किसी में भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। और वैसे भी इतनी डीप और छोटा बनने के बाद वो सभी के सभी इस फेबल रैंक का कॉन्स्टलेशन का बस खाना बन चुके थे। और शायद या तो सभी यहाँ पर जान चुके थे कि ना तो उनके पास इससे लड़ने की ताकत थी, ना ही इससे भाग पाने की। और डरी हुई आसुका भी ने बता दिया कि उन्हें इससे बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहिए, वो ऐसी भयंकर ताकत को कभी भी हरा नहीं सकते। तभी वो सबवर्जन जाकर इधर उधर उन छोटे इंसानों को खाने लगता है और उनका चीरफाड़ करना शुरू कर देता है। और घबराई फटाफट हानसेन डोक्सा को पकड़ते उस पर चिल्लाती है, किम डोक्सा, मुझे ये मत बताना कि तुम्हारा प्लान है ऐसी चीज से लड़ने का। हाँ, हम पागल नहीं है, चलो फटाफट यहाँ से भागते हैं प्लीज, हमारे पास अभी भी मौका है थोड़ी जिंदगी जीने का। और वो डोग्सा को समझाते हैं कि बिजमिस छोड़ो, फटाफट अपनी मेन टोली को पकड़कर इस जगह से निकलते हैं। पर डोग्सा हानसेन को बस थोड़ा वेट करने को कहता है, पर वो उसे समझाती है कि अगर ऐसे ही वो सरपंच सभी को मारता गया तो बिजमिस छोड़ो, थोड़े टाइम में उनकी मेन टोली भी मारी जाएगी। और यहाँ पर लीजिए के पास वो मॉन्स्टर आ चुका था और डोग्सा बस एक मौके का वेट कर रहा था कि लीजिए का शरीर यहाँ पर सुन आ चुका था और वो बिल्कुल भी हिलता
तक भी नहीं पा रही थी और धीरे धीरे कर उसे खाने के लिए वो सरपेंट बस उसे पूरा अपने मुंह में लेने ही वाला था कि उससे पहले वो उसे चबा जाता। डोगसा फटाफट उसकी तरफ भागने लगता है, पर उसकी तेजी इतनी ज्यादा नहीं थी कि उससे पहले डोगसा वहाँ पर जा पाता कि उसे महसूस होता है कि उससे भी बहुत ही ज्यादा तेजी से कोई फटाफट उस सरपंच की तरफ भाग कर गया था। और तभी एक ही पल में उस वर्जिन के ऊपर आकर वो व्यक्ति एक बहुत ही जोर का वार करता है, जिससे एक ही वार से उस जगह पर काफी सारी तबाही मचा दी है। और धुएं के हटने के बाद डोगसा एक फिगर देखता है, वही चेहरा जिसके चर्चे नोवेल में हर जगह थे। यो जंगियो के जिसने ली जिए की जान आकर बचा ली थी। और वो डोगसा की तरफ घूरता देखता कहता है, कम डोगसा। और उसे इतने बुरे और गुस्से वाले मूड में देखकर डोगसा ना समझ पाता उससे पूछता है, तुम लेट हो गए यो जंगियो। यहाँ पर वो सरपेंट यो जंगियो के अराइवल से बिल्कुल निराश होकर गुस्से से गुराने लगता है और फटाफट उसके वार से बचता हुआ यो जंगियो भी पीछे की ओर आ जाता है। और दोनों हीरोज एक दूसरे की तरफ घूरते हैं और चाहते हैं कि ये टाइम था लड़ने का। और अपनी अपनी तलवारों को कसकर वो अपने सामने के विरोधी से लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी थे। और डोगसा उसके हाथ में वो तलवार देखता हुआ कहता है कि आखिरकार यो जंगियो के इस तलवार को पा ही पाया, जो एक तरह की जापानीज वर्ड से लग रही थी। कि खैर उन्हें नोटिफिकेशन आता है कि सबवर्जन ऑफ 8 हेड्स है, उनके लिए काफी सारा मर्डरस इंटेंट आ रहा था। और यो जंगियो डोगसा को यहाँ से निकलने को कहता है क्योंकि इस बंदे को वो मारने वाला था। जिस पे मना करता डोगसा भी बताता है कि ना बेटा, इस बंदे को तो उससे ही मारना पड़ेगा। जिस पे जंगियो को उसे समझाता है कि डोगसा का स्किल लेवल अभी से मारने के लायक बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पर डोगसा को नोटिफिकेशन आ रहे थे कि कॉन्स्टलेशन जिस इंसानों से नफरत थी वो अपनी नफरत को साफ जाहिर कर रहा था। कॉन्स्टलेशन जिससे मारपीट काफी पसंद थे वो खुशी से पागल हो रहा था। और इंसानों से नफरत करने वाला कॉन्स्टलेशन किम डोगसा की मौत चाहता था। और उन्हें जापानीज डिजास्टर की तरफ देखता डोगसा सोच रहा था कि इन कुछ स्पॉन्सर्स के कॉन्स्टलेशंस को डोगसा जानता था। ये वो वाले कॉन्स्टलेशन थे जो 5th सिनेरियो के दौरान बियंग के चैनल के अंदर आए थे। योकाई ड्रोम के वो कॉन्स्टलेशन जिनकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जिसे डोगसा जानता था। और उसने उस व्यक्ति से वादा किया था, इसलिए डोगसा को ही इस कॉन्स्टलेशन को हराना होगा। और फिर वो अपनी बुकमार्क एक्सक्लूसिव स्किल को एक्टिवेट करता है। और यो जंगियो के पूछने पर डोगसा उसे उस वादे के बारे में बताता है कि उसने बड़ी यूसियंग से वादा किया था कि वो उस कॉन्स्टलेशन के खिलाफ बदला लेगा जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। और उसने एक्चुअली में शिन यूसियंग से 3 चीजों का वादा किया था। पहली जो थी ढोकाबी को पीट पीट कर मारना, जो उसने निभा दिया। दूसरी उसे वापस जिंदा करने का, जो काम अभी चालू था। और लास्ट और आखिरी वादा था उस कॉन्स्टलेशन के खिलाफ बदला लेना जिसने शिन यूसियंग को मारने की पॉसिबिलिटी को ग्रांट किया था। और ये सारी बातें सुनने के बाद भी यो जंगियो बताता है कि अगर ये बातें थी भी तो डोगसा अकेले सरपंच के पास जाकर बस मारा जाएगा। यहाँ पर वो सरपंच बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर एक डार्क एनर्जी का हमला करता है, जो रेस इतनी ज्यादा बड़ी और भयानक थे कि बाल बाल यो जंगियो को वो उसे डोज करते हैं। और ये यामातो नो ओरोची जापानीज मिथ का एक ऐसा बुरा योकाई था जिसे फिलहाल के वक्त हराने का सिर्फ एक तरीका था। खैर कि यहाँ पर उसका हमले का प्रेशर इतना ज्यादा था कि डोगसा हैरान होता है कि इस वक्त जिस सरपंच की ताकत से वो लड़ रहे थे वो उसकी असली फॉर्म की बस थोड़ी सी ताकत थी, पर फिर भी वो इतना ज्यादा ताकतवर लग रहा था क्योंकि कॉन्स्टलेशन अपनी पूरी ताकत से सिनेरियो के अंदर नहीं आ सकते। कि फिर डोगसा यो जंगियो से कहता है, तो सुकाना शुरू के लगता है कि तुम इस तलवार को पा पाया। और इस तलवार को एंशिएंट जापानीज गॉड सुसानो ने इस्तेमाल किया था यामातो नो ओरोची को काटने के लिए। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कहानियों में ओरोची को पहले भी एक बार हराया गया है और किससे कहानियों में इनकी कमजोरी, इनकी हार से रिलेटेड चीजों को ही बना दिया जाता है। यहाँ पर ओरोची की ताकत और भी ज्यादा बढ़ रही थी और उसका किलिंग अटैम्प्ट इतना ज्यादा जोर से फैलने लगा था कि पेज में तो उस प्रेशर से मारे जा रहे थे। और डोगसा की टोरी तक के शरीर पर भी उसका पूरा असर फर्क पड़ा था। जिससे घबराता डोगसा कहता है कि ये कॉन्स्टलेशन तो अब धीरे धीरे कर अपनी असली आवाज का इस्तेमाल तक भी कर पा रहा था। और एक कॉन्स्टलेशन की आवाज का प्रेशर इतना ज्यादा होता था जैसे तुम्हारी जान जा सकती थी। पर डोगसा की फोर्थ वो स्किल आकर उसे बचा कर रखती है। पर अच्छी बात है कि फिलहाल के वक्त ओरोची पूरी तरह से अपने शब्दों को नहीं बोल पा रहा था। तभी अपने बाकी स्तरों का इस्तेमाल कर वो असम्मतिकल के लपटे फेंकना पर शुरू कर देता है, जिससे यो जंगियो फटाफट बचकर उसकी तरफ को भागता है। और तभी अपनी जैकेंटिफिकेशन स्किल का इस्तेमाल कर उसका साइज अचानक एकदम बड़ा हो जाता है। और फिर लगातार अपनी पूरी तेजी से वो इधर उधर हजारों गार्ड्स ओरोची पर करता है, जिन्हें देखना तक भी मुश्किल था तो डोज करना तो भूल ही जाओ कि उसके वार के बाद भी ओरोची अपने दूसरे सर से उस पर फिर से हमला करने के लिए बढ़ता है, जिससे फिर से यह जंगियो बच जाता है और उसके तेज तीखे वार से उसके एक सर को काट देता है। पर वह सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता, घूमते हुए उसके अगले वारों से भी बचता वो जाकर उसके दूसरे सर को भी काट देता है। और 2 सर धड़ से कटने के बाद था ओरोची भी जोर से गुर्राने लगता है और उसके सभी सर की चिल्लाने की आवाज है हर जगह पर तहलका मचा रही थी। कि यहाँ पर यो जंगियो को उस घटिया मॉन्स्टर से लड़कर परेशान हो गया। फटाफट किम डोगसा की तरफ वापस देखते चिल्लाता है, आराम कर किम डोगसा, क्या तो बस मुझे खून ही वाला है? तुमने कुछ समय पहले कहा नहीं था कि तुम मुझे हराओगे? नहीं, मैंने कब कहा ऐसा? मैं तो कह रहा था कि मैं आखिरी बार कर किल चोरी करूंगा। आराम कर किम डोगसा।
एनीवेज, और जैकेंटिफिकेशन स्किल की टाइम लिमिट टोटल 5 मिनट की थी और डोक्सा चाहता था कि यो जुंक्यो का कर इतनी जल्दी में क्यों था। और इससे अपनी तलवार को कसकर पकड़कर वो तेजी से जाता हुआ और रोची का एक और सर काट देता है कि तभी उसके पीछे से एक दूसरा सर आकर उसे उसी पर खाने ही वाला था कि यो जुंक्यो को उसे डोज न कर पाता, फटाफट वापस से चोट आ जाता है और उसके वार से बचकर दूसरी तरफ को भागता है और फटाफट से उसका वो सर भी काट देता है। तभी उसके चक्कर में वो उसके एक हमले से नहीं बच पाता और एक बहुत ही जोर का हमला खाता है, पर जिंदा बच पाने के लिए वो अहम वक्त पर अपने लेवल 9 की डिफेंसिंग स्टार स्किल का इस्तेमाल कर लेता है और दूर जाकर जमीन में जाकर धंसता है और उसके हाथ से उसकी तलवार भी छूटकर सीधा ही दूर डोक्सा के पास जाकर गिर जाती है। और किम डोक्सा को वहाँ पर मजे से खड़ा देखता यो जुंक्यो गुस्से में उस पर चिल्लाता है और आमखार किम डोक्सा, अगर तुम मदद करना चाहते हो तो अभी क्या भी करो। जिस पे अब डोक्सा भी सीरियस होता यो जुंक्यो को बताता है कि लगता है कि अब उसकी मदद करने की बारी आ गई थी, पर यो जुंक्यो को उसे समझाता है कि वो ये अकेला नहीं कर सकता, तो फिलहाल के वक्त पहले उसे पीछे होना होगा और फिर वो साथ में उससे लड़ेंगे। कि डोक्सा शो ऑफ करता हुआ रोक ली जैसे अपने हाथों में डाले गए उन लोगों की रेस्ट ब्रेसेस को निकालता है जो कि एक्चुअली में अपने साइज से बहुत ही ज्यादा भारी थे और रोची भी पूरी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा था कि डोक्सा फटाफट अपनी बुक मार्क को एक्टिवेट कर 5th बुक मार्क को चूज करता है और उसके पास टाइम लिमिट थी उसे इस्तेमाल करने के सिर्फ 3 मिनट। और भले ही डोक्सा की इस कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग काफी हाई थे, पर उस फिगर का स्टेटस काफी हाई था, इसलिए वो उसकी चुनी गिनी सिर्फ कुछ स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता है, वो भी काफी हद तक बनी गई लिमिट में। पर डोक्सा के लिए उतना ही काफी था और इस स्किल को सिर्फ पिचमी से इस्तेमाल कर सकते थे, पर डोक्सा का शरीर का साइज इस वक्त एक पिचमी के बराबर का था और डोक्सा को यहाँ पर बस इस व्यक्ति के सिर्फ एक स्किल चाहिए थे और डोक्सा के शरीर के पावर लेवल के हिसाब से मैच करने के लिए कारगिल उसकी स्किल का उसके हिसाब से जबरदस्ती ताकत में एडजस्ट कर दिया गया था। और तभी डोक्सा तेजी से हवा में उड़ता है सीधा उस स्तर पर मॉन्स्टर की तरफ और याद करता है कारगिल उसकी एक बात को कि धरती में बड़ों को ताकतवर माना जाता होगा, पर असल में छोटी चीज सबसे ज्यादा ग्रेट होती है। अब कमर्स में कुछ नल्ले खुशियां मना रहे होंगे, मजाक था। और डोक्सा का शरीर यहाँ पर कारगिल उसकी तरह पूरा लाइटनिंग में बदल जाता है, उसके बाद बिजली की तरह एकदम सफेद चमकने लगता है और वो इस वक्त खुद एक बिजली का इनकारनेशन बन चुका था। भले ही वो कारगिल जितना तेज नहीं था, पर उसकी इतनी तेजी भी सभी के लिए हद से ज्यादा थी। एकदम बिजली की तरह फटाफट उस सरपंच के एक सर को काटता है, तेजी से बढ़ता हुआ उसके दूसरे सर को काटता है और वैसे ही लगातार पूरे 3 सर को काट देता है। और इतना ज्यादा खतरनाक और तेज वार खाने के बाद रोशी का सिर्फ एक ही सर बचा था और वो कॉन्स्टेलेशन वर्जन ऑफ 8 है। डोक्सा की ताकतों को देखकर वो इस चीज को एकदम गलत मान रहा था और इस सिनेरियो की फेयरनेस को क्वेश्चन कर रहा था। ये बताता कि डोक्सा के पावर लेवल में कुछ गलत था और डोक्सा जिसके शरीर से स्किल का इस्तेमाल कर ही खून बहना शुरू हो गया था, वो हैरान होता कहता है, इतना भयंकर होने के बाद तुम बात कर रहे हो कि मेरी ताकत फेयर नहीं है, सच में अंत तक हराम खार। और भले ही डोक्सा के पास इस एबिलिटी को इस्तेमाल करने के कुछ और मिनट पड़े थे, पर इसका एक ही बार इस्तेमाल करने के बाद उसे लग नहीं रहा था कि वो अपने अब की शरीर के हालात में 3 गुना भी आगे चल पाएगा और इसलिए फटाफट वो रिकवरी के लिए पोषण पीने लगता है और उस मॉन्स्टर के आखिरी सर को देखता हुआ अपने मन में फैसला करता तैयार होता है कि अब आखिरी 3 स्टेप के अंदर उसे इस मॉन्स्टर के आखिरी सर को भी काटना था, क्योंकि इसके ओवरयूज से उसका शरीर पर बहुत ही बोझ पड़ा था। कि तभी वहाँ पर वही स्पेशल डोका भी आ जाता है जो आता मुस्कुराता बताता है, ओ देखो तो सही हमारे हाई स्टेटस कितनी बुरी हालात में है, तो मैं चुपचाप इतनी बुरी हालात में नहीं रहने दे सकता। और उस डोकाबी को देखकर वो सवर्जिन ऑफ वेट हेड उससे गुस्से में रोने लगता है कि वो डोकाबी उसे बताता है कि यहाँ पर जिद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो उसके फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता था। पर फिर भी सवर्जिन ऑफ वेट हेड ने पहले से इस सिनेरियो में आने की पॉसिबिलिटी को इस्तेमाल कर लिया था और इसके बाद वो लोग उसे अपनी ताकत नहीं दे सकते कि तभी यहाँ पर मौका देखते डोक्सा के पीछे वो बचे गए जापानीज डिजास्टर्स आकर उस पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं और डोक्सा यहाँ पर घबरा जाता है क्योंकि वो अपने 3 स्टेप्स को वेस्ट नहीं कर सकता था। कि तभी उठकर उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर ह्यूनसुंग आ जाता है और वही नहीं बल्कि उसकी टोली के बाकी लोग जैसे गोंग पिल्डो और बाकी और भी लड़ने के लिए वापस उठने लगे थे। कि यहाँ पर तभी डोका भी चिल्लाता हुआ कहता है, कॉन्स्टेलेशन आप क्या कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, क्या पागल है, ऐसा मत कीजिए, मुझे बैर में कॉल करना पड़ेगा, ये इमरजेंसी है। डोक्सा जब मुड़कर देखता है कि वो कॉन्स्टेलेशन क्या कर रहा था, वो पाता है कि आसमान में बादल एकदम लाल हो चुके थे, बिजली लाल और तेज कड़क रही थे और आसमान में डोक्सा देखता है तो ऊपर घने बादलों में से एक चीज निकलते बाहर आ रही थी, जिससे देखता डोक्सा जान चुका था कि आफ्टर मैथ की पॉसिबिलिटी थी। और पहले तो ओरोची अपनी बॉडी को सिर्फ इजुमे के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पा पाया था, पर वो कॉन्ट्रैक्ट फेयर था, पर यहाँ पर वो पूरा इसका इस्तेमाल कर रहा था अपने फेवर को बढ़ाने के लिए और 100 योkai पेंडेमोनियम को वापस रिवाइव करने के लिए। यानी यहाँ पर वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करना चाहता था और इस सिनेरियो के साथ इंटरफेयर करना चाहता था और नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि इस सिनेरियो में मुश्किल आ चुकी थी।
और अब उस कॉन्स्टलेशन की ताकत है और उसकी असली आवाज में वापस आना शुरू हो चुके थे। और उसका ऑरा बस धीरे धीरे और भी भयंकर होता जा रहा था। ये तभी वो सरपेंट अपने ट्रू वॉइस में कहता है, निजाम से ब्लड कंट्रोल की तलवार की ताकत सा एक आम इंसान है हिम्मत गई है एक ग्रेट स्टोर के खिलाफ जाने के। और यहाँ पर उसकी आवाज को सुनकर ही सभी के शरीरों में शरीरन दौड़ना शुरू हो जाती है। सभी के दिल की धड़कनें धीरे धीरे कर तेज हो रही थी, जैसे कि जल्दी बस सभी के सभी बस खत्म होने वाले हो। और घबराया गिरता डोक्सा कहता है, इस चीज की ताकत बहुत ही ज्यादा है, अगर मैं इसके खिलाफ पूरी ताकत में इलेक्ट्रिफिकेशन का इस्तेमाल भी करता मैं वापस जिंदा आने के बाद भी इस चीज को हरा नहीं सकता। ये मेरे लेवल में नामुमकिन है, ऐसे हराना नामुमकिन है। पर फिर भी सरपेंट मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बुरी गलती की है। क्योंकि एक्चुअली में स्टार्स टीम में डिवाइन प्रिंसिपल को कंट्रोल करने वालों ने उसे एक तरह से बैलेंस कर रखा था कि अगर कोई भी लिखी गई प्लॉसिबिलिटी को तबाह करता है, यानी पहले से बने गए रूल्स और लिखे गए सिनेरियो को, तो उस प्लॉसिबिलिटी को खत्म करने के लिए किसी और को भी बीच में आने का मौका मिल जाएगा। और तभी वहाँ पर उन्हें एक आवाज आती है जो उससे पूछती है कि आखिर सिनेरियो के बीच में आने का हक आउटर गोड्स का कब से हो गया। और एक जोर की बिजली जाकर उस हवा से बाहर निकल रही योकाई पेंडोनियम की तरफ जाती है। और तभी वहाँ पर एंट्री मारता हुआ आता है कायरकियोस, जो उसकी तरफ अपनी तलवार करता हुआ कहता है, मेरे प्लैनेट के मामले में दखल-अंदाज मत दो जब तक तुम मुझसे वहाँ नहीं लड़ना चाहते जहाँ पर मेरा फेबल पूरी तरह से काम करता है। कायरकियोस ऊपर देखता है कि वो क्रीचर हवा से यानी उसकी फुल फॉर्म में बाहर आ रहे थे, पर अपनी लाइटनिंग का एक तेज और खतरनाक वार कर वो उस दूसरी दुनिया के जीव को वापस से अंदर भेज देता है। यानी वो सरपेंट इस सिनेरियो के बीच में इंटरप्रेट नहीं कर पाता और वापस अपनी वैसी कमजोर फॉर्म में आ जाता है। जो देखता अब वो बस गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा था, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद अपना बदला लेकर हर एक चीज को तबाह करने की भी खत्म हो चुकी थी। और इसलिए गुस्से में अपना ऑरा अनलीश करता वो कायरकियोस की बेइज्जती करता उस पर बस चिल्ला रहा था। पर जब यहाँ पर उसका ध्यान भटका था, डोग्सा अपने बचे गए आखिरी 3 स्टेप्स का इस्तेमाल करता है। और पहले स्टेप में वो पूरी तेजी से हवा में आता है और अपने मूव को पूरी तरह से कसने के बाद तेज बिजली की रफ्तार की तरह वो सरपेंट की तरह पूरी तरह से बढ़ने लगता है। और बस सरपेंट भी गुस्से में चिल्ला रहा था और कोशिश कर रहा था उससे बचने की, कि तभी डोग्सा महसूस करता है जैसे हर एक टाइम रुक गया था। और तभी उसके अंदर से उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो कि हर किसी के नहीं बल्कि यीशु में रोके की थे। वो उस सरपेंट की बॉडी के बीच में दबा हुआ अब बस ना चाहे खून करने वाला मॉन्स्टर बन चुका डोग्सा से भीख मांगता उसे कहता है, प्लीज मैं चाहता हूँ कि तुम इसका अंत कर दो उन सभी दूर के तारों का जो इससे जुड़ रखे है। और डोग्सा को भी उसके लिए बुरा लगता है, क्योंकि यीशु में बेचारा शुरुआत से ही बिल्कुल सही चीजें करना चाहता था, पर किस्मत स्टार्टिंग से ही उसके साथ ही नहीं थी, इसलिए उसके यहाँ तो यहाँ पर उसकी मौत एकदम बेवजह होगी। पर कम से कम वो उसे यहाँ से आजाद तो कर पाएगा। और तभी लाइटनिंग का अवतार बनकर वो आखिरी बचे सरपेंट के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। उसी के बाद ही एक नोटिफिकेशन आता है कि डोग्सा ने अपनी रेस के एक इंसान को मारा था, जिसके बाद पेनल्टी के तौर पर उसके किंग ऑफ नो किलिंग टाइटल को छीन लिया जाएगा। यानी अब वो किंग ऑफ नो किलिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और आज तक के सभी सिनेरियो में से ये डोग्सा की जिंदगी में उसका किया गया पहला खून था। और थका हुआ वो वापस नॉर्मल फॉर्म में आकर गिर जाता है और अपने शरीर को संभाल नहीं पाता कि लगातार नोटिफिकेशन आते हैं कि उसे कमाल की अचीवमेंट मिली थी और उसने सिनेरियोस में से पहली बार रूलर ऑफ डिजास्टर को मार दिया था। और इस रूलर ऑफ डिजास्टर का इस सिनेरियो का लेवल तो फिलहाल के वक्त मेजर भी नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से डोग्सा को एक ऐसा फेबल मिलता है जो आज तक कभी एग्जिस्ट तक भी नहीं करता था, यानी एकदम ओजी और नया फेबल। और तभी सभी को ही नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि इस सिनेरियो को क्लियर करने की कंडीशन से मिल गए हैं। पर क्योंकि उन्होंने एक नामुमकिन सिनेरियो को पार किया था जहाँ पर रूलर ऑफ डिजास्टर ने प्लॉसिबिलिटी का इस्तेमाल किया था, इसलिए सियोल डोम और टोक्यो डोम के सभी डोकाबीस मिलकर इस वक्त मीटिंग कर रहे थे। और यहाँ परेशान हुआ मन में डोग्सा सोच रहा था, इस सब चीज के अंत के बाद में तुम सभी में से कोई भी जान नहीं पाएगा उस व्यक्ति के फीलिंग को जो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक आया था, लगातार पहले सिनेरियो से यहाँ तक आकर इस 6 में सिनेरियो के अंत तक मैं कहानी के मोड़ डाल कर उसे थोड़ा ढीला ढाला बदल कर आखिरकार उस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुका हूँ, बिल्कुल उसी कंक्लूजन पर जहाँ तक मैं आना चाहता था। और तभी डोग्सा को एक नोटिफिकेशन आता है कि कंग्रेचुलेशन, स्टार्स टीम ने डोग्सा के स्टेटस को एक्नॉलेज कर लिया था और इस वक्त डोग्सा के पास टोटल 4 फेबल्स पूरे हो चुके थे। और अब डोग्सा को सिर्फ के सिर्फ एक फेबल पाना था एक कॉन्स्टलेशन बनने के लिए, यानी एक डोग्सा कोई भी एक कमाल का एक और फेबल पाने का तो अब वो एक कॉन्स्टलेशन आइडेंटिटी बन जाएगी। और जो लोग इस कहानी को मेरे साथ स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो तो जानते हैं कि ये बात आकर कितनी बड़ी थी। पर खैर ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया था, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और गोल रखते हैं पूरे 250 कमेंट्स का। और मैंने इसके अगले एपिसोड का आधा पार्ट पहले से रिकॉर्ड कर लिया है, पर व्यूज पर मोटिवेशन
डिपेंड होता है कि इस वक्त पूरा कब कर पाऊँ, और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा है। एनीवेज, मुझे पक्की सपोर्ट दिखाने के लिए या तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए या तो फिर आप हमारी मदद कर सकते हैं सुपर थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल कर। पर क्योंकि इसमें एक लिमिट होती है तो आप QR कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप कम से कम सपोर्ट भी कर सकते हैं। एनीवेज, मेरे गरीब कॉन्स्टलेशन, मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो पढ़ना बाय, गुड बाय, सायोनारा, जना।